वज़ीर-ए-आज़म जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि समझ नहीं आ रही कि पैसे कहां से आए, बेटे की तो समझ आ गई बाहर से कैसे उसको लाना है, सागदार को कैसे लाना है, अब ये समझ नहीं आ रही पैसे कहां से लाएं। इमरान खान साहब जो डटे हुए हैं, इसका मतलब है कि जो बैक चैनल पर बातचीत हो रही थी, सागदार साहब जा रहे थे, एक एक दिन में कई मुलाकातें हो रही थी। ऐसा नहीं है कि बैकडोर चैनल बंद हो गया है, बैकडोर राब्ते जारी हैं, मुलाकातें जारी हैं, पैगामात आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिस्कशन जारी है। और इसीलिए इमरान खान साहब आप देखें कि वो बार बार ये इशारे दे रहे हैं, अगर ये असम्बलियां तोड़ते हैं तो हम थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। जजेस बड़े अहम सवाल पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए कि ये तो सारा फायदा जो नायब तरामीम हुई है, जजेस कह रहे हैं कि इनका फायदा तो उन्हीं को हुआ जिन्होंने तरामीम की। इसमें दो जजेस के जो सवालात हैं वो बहुत अहम है। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब और एक जस्टिस इजाजुल अहसन साहब। इजाजुल अहसन साहब तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे हैं कि देखें, जो मसूर अली शाह साहब जब ये कहते हैं, इस मैच में शामिल हैं कि जी करप्शन रोकना, इसके लिए इक़दाम करना ये एग्जीक्यूटिव का काम है। चीन और भारत का मामला, ये लगता है कि ये कुछ संभल नहीं रहा। शायद भारत अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पर जंगी मशक़ें थी, अमेरिका चाहता है भारत को आगे करे, अब फिर उसके फौजियों को मार पड़ी। ना ये पहली बार इनको मार पड़ी है, ना आखिरी बार पड़ी है, इनको फिर मार पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत बज़िद है कि हमने अपना वक्त ही पूरा नहीं करना, बल्कि शायद वक्त मिल जाए तो आगे तक जाना है। साद रफीक साहब वज़ीर हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी इंतखाबात नहीं, इस्तेकाम चाहिए, मगर साथ ही उसी सांस में खबर देते हैं कि इनके पास, यानी विफाकी वज़ीर होते हुए इनके पास जो महकमे हैं रेलवे और PIA, तनख्वाहें देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ से आए, बेटे की तो समझ आ गई बाहर से कैसे उसको लाना है, सागदार को कैसे लाना है, अब ये समझ नहीं आ रही पैसे कहाँ से लाएं। साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने यह भी फरमाया कि हमने मिन्नत की, हमने एड़ियां रगड़ी IMF के आगे, लेकिन वो नहीं मान रहा, तो फिर इस्तेहकाम कैसे आएगा? किस तरह से हुकूमत मामला चलाएगी, मुल्क को दरपेश मसाइल से किस तरह निकालेगी? उसका हल हुकूमत ने यह निकाला है कि अब असासे बेचे जाएं। रोजवेल्ट होटल हो, चाहे सिफारत खाने की इमारत हो, इनको अब बेच दिया जाए, चाहे औने पौने दामों बेचा जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा इनका अपना ज़ाती माल है। अब हो ये रहा है कि ये असासे बेचे जाएंगे, और जो कहानी शुरू हुई थी कपड़े बेचने से, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था गंदम लोगों को हम फराम करेंगे, सस्ती फराम करेंगे, चाहे कपड़े बेचने पड़े, लेकिन कपड़े तो उनके और बढ़ गए और दाम गंदम के तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चले गए। अब हाल ये है कि उनके कपड़े नहीं बिके, लेकिन इस मुल्क के असासे इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। नौजवान तबका इस मुल्क का, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो छोड़कर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस मुल्क से, क्योंकि रोजगार के मौके नहीं है। तो इसी तरह से आप देखिए, हमारा वो असासा जो हमारा मुस्तकबिल है, लायक लोग, पढ़े लिखे लोग, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, और जो हमारे असासे बाहर हैं वो हम बेच रहे हैं। ये हालात है, और इन्हीं से बचने के लिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि एक ही हल है कि इस्तेहकाम लाया जाए, और वो है इंतखाबात की सूरत में। उसके लिए 19 और 20 दिसंबर को कहा जा रहा है कि वो लिबर्टी लाहौर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और असम्बलियों की तहलील का ऐलान शायद यहीं पर होगा, लाहौर से आगाज़ होगा, और पंजाब असम्बली से शायद ये आगाज़ किया जाए। इसी बारे में हम बात करेंगे। नूरुल आरफीन और सिद्दीक जान मेरे साथ हैं। सिद्दीक, ये इमरान खान साहब जो डटे हुए हैं, इसका मतलब है कि जो बैक चैनल पर बातचीत हो रही थी, इसहाक डार साहब जा रहे थे, एक एक दिन में कई मुलाकातें हो रही थी, कम से कम 5 तो रिपोर्ट हुई आगे पीछे मुलाकातें इसहाक डार साहब की सदर पाकिस्तान से, कोई बात नहीं बन सकी। फिर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैकडोर चैनल बंद हो गया है, बैकडोर राब्ते जारी हैं, मुलाकातें जारी हैं, जो है पैगामात आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिस्कशन जारी है। और इसीलिए इमरान खान साहब आप देखें कि वो बार बार ये इशारे दे रहे हैं कि जो है हम अगर ये असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो हम थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 20 दिसंबर से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें और 20 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएँ, क्योंकि आगे माह रमज़ान है। तो एक ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे मामले को ले जाएँ और माह रमज़ान गुजरने के बाद इलेक्शन जो है वो हो जाएँ, अप्रैल में हो जाएँ, मई में हो जाएँ। तो इसलिए कोशिश तो बहरहाल दोनों साइडों पे कुछ ऐसे लोग हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो इत्तफाक हो दोनों में, और बाहिमी इत्तफाक के साथ ही असम्बलियाँ जो है वो तहलील की जाएँ। क्योंकि देखें, जो लीगल टीम है हुकूमत की
वो हुकूमत को ये बता चुके हैं कि असम्बली अगर इमरान खान तहलील कर देंगे तो आप चंद रोज़ इसको रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर आप इसको लटका नहीं सकते। और एक नया एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, बहरहाल हुकूमत के लिए एक चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर इमरान खान 2 असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो हम 2 असम्बलियों के इलेक्शन करा देंगे। ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखें, 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे, 5-5 साल के इमरान खान को मैंडेट मिल जाएगा वहाँ पे। क्योंकि इसलिए मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त आप देख लें कि हुकूमत के इलेक्शन से राह फरार की वजह यह है कि उनको नज़र आ रहा है कि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को कोई भी जो है वो दोबारा आने से नहीं रोक सकता, यानी दोनों असम्बलियों में, KPK में भी और पंजाब में भी। और पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, 17 जुलाई को जब इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, मीडिया, हुकूमत, माफिया सारे के सारे एक पेज पर थे, तो फिर क्या हुआ 17 जुलाई को? आपने देख लिया 17 जुलाई को किस तरह से शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नून को। फिर आपने एक और मरला देखा जब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे 8 नशिस्तों पर, उस वक्त आपने देखा पूरी PDM इकट्ठी थी, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं थी, मीडिया उस वक्त भी प्रोपेगेंडा कर रहा था, 90% चैनल उस वक्त भी हुकूमत के साथ खड़े थे और हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए। फिर क्या हुआ, क्या रिजल्ट सामने आया, वो भी आपके सामने है। तो इसलिए इनको ये नजर आ रहा है कि अगर आप इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान ही आएंगे, और अगर इन 2 असम्बलियों में इलेक्शन हो जाते हैं, KPK में और पंजाब में, तो होगा क्या कि इमरान खान का सारा फोकस 2 सूबों के ऊपर होगा। और आप दोनों सूबों में से सूरत हाल देखें, KPK में वैसे तहरीक इंसाफ पहले की तरह पॉपुलर है, वहाँ पे उनकी चीज़ें हो रही हैं, जो उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया था बहुत पहले दे दिया था, उसके आज तक सम्राट आ रहे हैं। पंजाब में जो हेल्थ कार्ड दिया उसका आप जाके पंजाब में ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों से पूछ लें। मैंने तो पूछा है, मैंने तो देखा है, मैंने तो बात किया लोगों से, मैंने तो हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात किया है, मैं तो जाके साउथ पंजाब के उन इलाकों में जहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं जाता था वहाँ जाके हॉस्पिटल्स का नेटवर्क देख कर आया हूँ। कितने ज़बरदस्त हॉस्पिटल बन गए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उनको पता है कि सरकार ने आप पैसा देना है हेल्थ कार्ड के जरिए। तो इसलिए अगर 5-5 साल का मैंडेट इमरान खान को मिल जाता है KPK और पंजाब में, तो फिर जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो पंजाब और KPK में हुकूमत इमरान खान की होगी। अब बात यह है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन जो है वो सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के एक साथ होंगे, लेकिन बहरहाल रवायत यही चली आ रही है कि ये एक साथ ही होते हैं। तो ये भी एक वफाक को है कि अगर इमरान खान ने दोनों असम्बलियां तोड़ दी तो शायद फिर हमें मजबूरन जो है वो इलेक्शन में जाना पड़े। अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो भी उनको नुकसान है, इलेक्शन में नहीं जाते तो उससे बड़ा नुकसान है कि 2 असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएंगे, और जब 2 असम्बलियों के इलेक्शन हो जाएंगे तो वहां पर इमरान खान मैंडेट ले लेंगे। और जो इनके पास ऑप्शन हैं वो ऑप्शन क्या क्या है, एक एक ऑप्शन के ऊपर आप देख लें, तहरीक अदम एतमाद है, बंदे इन्होंने पूरे करने, वो ये ला नहीं सकते। अच्छा, गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहते हैं परवेज लाई साहब को, तो PTI के अरकान असम्बली बाउंड हैं वोट देने के, अगर वो जो है वो हिस्सा नहीं बनते वोटिंग का तब भी वो डी सीट होते हैं। फिर जो गवर्नर राज है वो लतीफ़ खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब का आप सुन चुके हैं, उन्होंने कहा कि अदालतें उड़ा के और बाहर मारेंगी, फेंकेंगी बाहर उठा के इसको गवर्नर राज को। तो कोई ऑप्शन इस वक्त वफाकी हुकूमत और PDM के पास नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। अब इसके साथ हम देख रहे हैं नूर आरफीन की हुकूमत भी तैयार है, PDM हुकूमत, यानी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर मगर छोड़े इमरान खान, आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो PDM हुकूमत कह रही है हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा देंगे। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो आपके ख्याल में इसमें फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है? अच्छा, मेरे हिसाब से ये सवाल ही नहीं बनता। अच्छा, इसलिए कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ इलेक्शन कोई नहीं हो रहा, ये सब सुहाने ख्वाब हैं, अपनी आंखों से नोच करके फेंक दें। किसका फ़ायदा होगा किसका नुकसान होगा जब वो मैदान सजेगा तो पता चल जाएगा। अभी की फ़िलहाल बात यह है कि कल वज़ीर-ए-आज़म ने खुल करके कह दिया, मेरा ख्याल है तशफ़ी मेरे लफ्ज़ से ना सही वज़ीर-ए-आज़म के कहने से तो हो ही जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म चाहे कागज़ का हो, कपड़े का हो, कठपुतली हो, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म होता है। और हमने तो वैसे भी बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म भुगते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि एक अहद मोहसिन कुश शख्स से हम मुज़ाकरात क्यों करें। आज के अखबार में हेडलाइन है, मैं तो पता नहीं कब से बताता चला आ रहा हूँ। तो आज के अखबार की मान लीजिए मुज़ाकरात की जहाँ तक बात रही, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात की जो नौइयत जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात शायद बैकडोर और फ्रंट डोर जो भी आप उसको नाम दे दें। आरिफ अलवी साहब ज़ाहिर इस हवाले से अपना किरदार ज़रूर अदा कर रहे हैं, उनका एक रोल है पार्टी का भी और एक आइनी रोल भी है। उस हवाले से इसहाक़ डार साहब जा करके उनकी जो है वो ज़ियारत भी फरमा रहे हैं। लेकिन नून लीग के अंदर, PDM के अंदर इस हवाले से किसी भी सतह पर कोई इसको सीरियसली इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात का इशारा फजलुर रहमान साहब के उन तमाम तर तंज़िया बयानात से, उन तमाम
तकारीर से जो साद रफ़ीक साहब हालिया दिनों में करते आए हैं, इवन राना सनाउल्लाह वो जो बार बार इमरान खान को तैश दिला रहे हैं, उन तमाम बातों से आपको अच्छी तरह लगा लेना चाहिए कि हुकूमत इस हवाले से यकसू है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा और बहुत ही कैटेगोरिकली कहा, खुल करके कहा, इससे पहले भी वो कह चुके हैं, मैं अपने प्रोग्राम में बार बार ये कहता चला आ रहा हूँ कि जी ये इतना खसारे का सौदा करने वाली क़यादत नहीं है ये PDM की। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुल्क की हालात दिगरगू हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि माशी हालात जो है वो माशी आदाद व शुमार आशारिये किसी भी हवाले से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन किसी भी हुकूमत, किसी भी दूसरी हुकूमत की तरह इस हुकूमत को भी आवाम से कोई सरोकार नहीं। ये भी जब बेरोज़गार हो जाएंगे तब इनको अवाम और मैंडेट और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और ग़ुलामी, तब इनको भी ये सब लाल गुलाबी बातें सूझेंगी। अभी फ़िलहाल इनके लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मैटर ऑफ कंसर्न क्या होना चाहिए हमारे लिए, जो कल शहबाज शरीफ के मुंह से बात निकली, आप मेरी ना माने उनकी तो मान लें, कागज़ का वज़ीर आज़म सही मगर कह रहा है कि भाई हम अपनी सियासत को दाव पे लगा करके इसलिए नहीं आए हैं कि हम किसी के लिए अपना झूला जो है वो झूलना तर्क कर दें। हम जब हमारी बैटिंग की बारी आए तो हम जा करके बल्ला जो है वो सामने वालों को दे देंगे, भाई अब आप उठाएं और चौके छक्के मारें। जो बातें आप कह रहे हैं, आपको इमरान खान ने असम्बलियां तहलील कर दी, आप कह रहे हैं आपको लगता है कि वो उनके दिमाग में नहीं आती होगी? नहीं, पंजाब और खैबर बातें आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े दिमाग जो 75 सालों से पाकिस्तान को चकराए हुए हैं, जो 75 सालों से जमहूरियत की गाजर के पीछे अवाम को लगाए हुए हैं, आपको लगता है कि वो इतने लफंटर्स हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं या हमारे दौरे हुकूमत में जो कुछ हो रहा है इसका बदला इलेक्शन में अवाम हमसे ले सकते हैं? इनको सब पता है भाई, इनको सब पता है। फ़िलहाल असम्बली जितना उसका टेन्योर है वो है, और ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उस असम्बली की मुद्दत एक्सटेंड हो जाए। ये मैं बता रहा हूँ, आगे आधे घंटे का भी पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर स्क्रिप्ट चेंज हो गया तो शायद खबर भी चेंज हो जाए। अब बढ़ते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। टॉप स्टोरी हमारी है कि नैब की तरामीम तो हुकूमत ने कर ली, लेकिन बहुत से सवालिया निशान हैं, बहुत से सवाल हैं, रिमार्क्स जो सामने आ रहे हैं, जजेस बड़े अहम सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सिद्दीक जान, ऐसे लग रहा है कि जजेस जो सवाल पूछ रहे हैं, हम रिमार्क्स पे कोई फैसले का तो नहीं हम बता सकते, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए कि ये तो सारा फ़ायदा जो नैब तरामीम हुई हैं, जजेस कह रहे हैं कि इनका फ़ायदा तो उन्हीं को हुआ जिन्होंने तरामीम की, यानी उन्होंने अपने लिए तरामीम कर ली। जी बिल्कुल, बस मैं 1 मिनट ये जो पिछला मौजूद था उस पर बात करके इस पर जाता हूँ। देखें, पहले तो हम मुसलसल ये आर्गूमेंट्स देते हैं और हम प्रोग्राम में बात करते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म है उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है और उसके पल्ले कुछ नहीं है, और मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो बात कह रहा है तो ये बड़ी आम बात है कि वो कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात पूरे वसूख के साथ बता सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ के आज भी एक अहम रहनुमा जो हैं वो शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं बैकडोर मुज़ाकरात और बातचीत के लिए। तो हुकूमत जो भी कहते रहे, ये तो वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते थे कि मैंने पल्ले धेले की करप्शन नहीं की, फिर आपने देखा क्या कुछ उनका आया। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को ना तो ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है, ना ही उनकी इनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इस ख़ानदान के नज़दीक अमानतदारी, दयानतदारी, सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। तो इसलिए बैकडोर मुज़ाकरात और बातचीत बहरहाल बिल्कुल जारी है और फैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना ही है, फैसला कहीं और होना है। और वो जो मर्ज़ी कहते रहे कि हम गैर सियासी हैं, वो गैर सियासी नहीं हो सकते। अब आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर जिसकी आपने बात की। इसमें 2 जजेस के जो सवालात हैं वो बहुत अहम हैं। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब और एक जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब। इजाज़ुल हसन साहब तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे हैं कि देखें, जो मसूर अली शाह साहब जब ये कहते हैं, इस बेंच में शामिल हैं कि जी करप्शन रोकना, इसके लिए इक़दाम करना ये एग्जेक्टिव का काम है, तो फिर साथ ही इजाज़ुल हसन साहब जो ख्वाजा आरिफ साहब की बात है और उस पर इजाज़ुल हसन साहब की बात है, क्योंकि ख्वाजा आरिफ साहब कहते हैं कि जब एग्जेक्टिव किसी चीज़ में नाकाम हो जाती है या कहीं उसकी बदनीयती होती है तो फिर मामला अदालतों के पास आता है। इसीलिए अदालतें बनी हुई हैं कि अगर एग्जेक्टिवली सारा कुछ करना है, बंद कर दें अदालतों को। ये सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी इमारत और इतने अरबों रुपए के जो हम हर माह अखराजात कर रहे हैं, बंद करें, इस चैप्टर को क्लोज करें। क्या करना है इस इमारत का, इतने जजेस का, अगर सारा कुछ ही एग्जेक्टिव, माशाल्लाह एग्जेक्टिव में देखें हमारे शहबाज शरीफ साहब जो मुलजिम थे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के, जिस तरह उनको लाया गया, कौन नहीं जानता, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कैसे लाया गया। उनके बेटे माशाल्लाह इतनी मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद जिस तरह से उनको फूलों के हार पहनाए गए और काबीना उनका इस्तकबाल करने के लिए गई और वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल उनके साथ है, तो फिर एग्जेक्टिव के हवाले करना है, मुल्क तो हवाले करें, बंद करें इन अदालतों को। क्या करना है आपने इन अदालतों का? तो इजाज़ुल हसन साहब का यही कहना है कि अदालतें ये तमाशा नहीं देख सकती, अदालतें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। और फिर उसके बाद उमर बंदियाल साहब का ये कहना
कि जनाब ये असम्बली नामुकम्मल है, इस असम्बली में, और फिर इजाज़ुल एहसान साहब का ये कहना कि जिन्होंने ये तरमीम की हैं वही सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, और बदकिस्मती हमारी तमाम जमातों की है, किसी एक जमात की नहीं। तहरीक इंसाफ है, उसमें जो इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। मुस्लिम लीग नून है, जो मियां नवाज शरीफ कहेंगे वही होगा। पीपल्स पार्टी है, जो आसिफ अली जरदारी कहेंगे वही होगा। यहाँ पे देखें कि इन्होंने जो नैब तरमीम की हैं, मुझे बताएं कि जो हमें बार बार भाषण दिया जाता था कि जनाब वो बिजनेसमैन बड़े परेशान हैं, कारोबारी हजरात बड़े परेशान हैं, और जरदारी साहब का वो जुमला कि मुईशत और नैब एक साथ नहीं चल सकते। मुझे बताएं 8 माह हो गए ना इन तरमीम को, बंद कर दिया ना नैब को, कितनी बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ गई है, कितने कारोबारी हजरात ने अरबों डॉलर यहाँ पे खर्च कर दिए हैं। मसला ये है कि ये सारा कुछ बहाना था, असल निशाना जो है वो आपको भी पता क्या था। और ये जो नैब तरमीम की गई हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान को फ़ायदा हुआ है, आसिफ अली जरदारी की फैमिली को फ़ायदा हुआ है, चोरों लुटेरों डाकुओं को फ़ायदा हुआ है, मुल्क को नोचने वालों को, लूटने वालों को, खा जाने वालों को फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादें कमज़ोर कर दी हैं, जिन्होंने मुल्क को आज इस लेवल पे ले आए हैं कि 7.5 लाख नौजवान यहाँ से चले गए हैं। आज लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, आज लोग बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस आ नहीं रही, गैस के बिल नहीं दे सकते, लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं। इस नहज तक मुल्क को पहुंचाने वालों को सिर्फ फायदा हुआ है। अगर अदालतों ने इसको नहीं देखना, बंद करें अदालतों को, ताले लगाएं अदालतों को, और ये अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं ये तो कम अज कम पाकिस्तान के बच जाएं। तो इजाज़ुल एहसान साहब की जो बात है, जो उनके रिमार्क्स हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि अदालतों का काम है इस चीज़ को देखें, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अदालत ने देखना है। क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि क्या कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं है कि अगर कोई असम्बली नामुकम्मल है तो क्या वो असम्बली इस तरह से कानून साजी कर सकती है। फिर क्या एक हुक्मरान जमात जो अकेली पार्लियामेंट के अंदर हो और एक ही मकसद के लिए इक़्तिदार में आई हो, एक ही मकसद के लिए इक़्तिदार में उनको लाया गया हो कि जनाब ये नैब तरमीम करनी है, अपने केसेस बंद करने, एक ऊपर से लीडर डायरेक्शन दे और सारी आगे पार्टी डांस करने लग जाए, नाचने लग जाए उसके इशारों पर और तरमीम कर दे। फिर तीसरी बात यह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव, कि जिन लोगों ने करप्शन खत्म करनी थी, जिन्होंने मुल्क को बचाना था, जिन्होंने मुल्क को चलाना है, जिन्होंने अवाम को देखना है, 22-23 करोड़ लोगों के मफादात को देखना है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने मफादात को देख रहे हैं। मुझे बताएं पिछले 8-9 माह में, अप्रैल से जब से ये हुकूमत आई है, कोई एक चीज आपने पिछले 9 माह में देखी हो कि पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन हुई है, पार्लियामेंट ने ये कानून साजी की है और इस कानून साजी का मकसद अवाम थे? वो तो बिल्कुल नहीं था। तो ये केस चल रहा है भारत, और इजाज़ुल एहसान साहब के रिमार्क्स बहरहाल है। ठीक है। अच्छा नूर आरफीन, नैब का खात्मा एक तरजीह थी इस हुकूमत की, आने से पहले भी और आने के बाद भी। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं इसको मुकम्मल ख़त्म करना होगा, लेकिन 2 तहरीक सरी चाहिए, वो नहीं है। तो कम से कम कमज़ोर तो नैब हो गया, या जिस तरह की तरामीम चाहते थे वो कर ली, फिर भी मईशत क्यों नहीं ठीक हो सकी आपके ख्याल में? इनका तो दावा था, जरदारी साहब हों, शाहिद खान अब्बासी हों, सारी PDM की कि नैब को हम जब एक दफ़ा इसको कर लेंगे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। देखें, नैब को ठीक तो कभी भी नहीं करना एजेंडे में था। अगर नैब को ठीक करना होता था तो जावेद इकबाल, बल्कि जस्टिस जावेद इकबाल, उनकी वो जो वीडियो थी उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर आ जाना चाहिए था। उसके बाद फिर मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, उस एक वक्त में जो वो मुक़द्दस गाय बने बैठे थे, एक तो वो जस्टिस थे तो इसलिए आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते, वरना फ़ौरन धड़ करके तौहीन लग जाती है, और दूसरे वो नैब के रूहे रवां चल रहे थे, काउंसलर चल रहे थे। उस टेन्योर में जो कुछ हुआ और नैब ने जो कुछ किया, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मैं 3.5 साल तक अपने प्रोग्राम्स में, अपने फतावों में उसका जिक्र करता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा तक करार दे डाला। तो उस मनहूस इदारे का ख़ात्मा या उस इदारे के छिछोरेपन का ख़ात्मा तो पाकिस्तान के ऐन हक़ में था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये जो जाहिलाना, काफिराना, मुनाफिकाना तरामीम की गई हैं, मैं इसकी हक़ में हूँ। ये अपने केसेस ख़त्म करने के लिए ये सारे काम किए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसका दायरा कार फिर आपको फैलाना पड़ेगा। क्या वजह है कि नैब में काम करने वाला कोई भी आदमी, आप जैसे ही उसके असासों के बारे में बात करते हैं, फ़ौरन वो अदालत की तरफ दौड़ जाता है और अदालत एक स्टे दे देती है। क्यों भाई? या तो आप इस बात पर मान जाएं कि पाकिस्तान में बहुत सारी मुक़द्दस गायें हैं और सेक्रेड काउज़ में एक नैब भी है, या तो फिर एहतसाब का दायरा फैलाएं और उसमें तमाम लोगों को, चाहे वो जस्टिस जावेद इकबाल हो या नूरुल आरफीन सिद्दीकी हो,
फिर दोनों को एक ही आंख से देखा जाए। लेकिन एक आदमी किसी वीडियो के हाथों ब्लैकमेल होकर के आपका काम कर रहा है और आपको फैसिलिटेट कर रहा है किसी खास बात पर, इसलिए आपने उसको छोड़ रखा है, और उसके नीचे काम करने वाले लफंटर्स को भी आपने मुकद्दस गायों का दर्जा दे दिया है। ये भी कतई गलत है, ये भी कतई गलत है। आपने मुकद्दस गाय की चूंकि बात की है, तो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में हो ही नहीं पा रहा। इस बारे में हम आरफी नामे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। पता चला वक्त हो चुका है आरफीन नामा का। जी आरफीन। पाकिस्तानी जमहूरियत की करिश्मा साजी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए हुजूर, एक और सियासतदान बैरून मुल्क इलाज को चला। ये सियासतदान कौन है, इस पर आने से पहले मैं एक और खुशी की खबर जो अभी अभी जिस पर नज़र पड़ी है, नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी बंद कर दी। इसका मतलब है कि एहतसाब सही सिमत में, एहतसाब का सफ़र जो है वो जारी सारी है। वो सियासतदान, वो खुशनसीब सियासतदान जो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने के लिए लॉटरी लगी है, एहतसाब अदालत ने उनको आज क्लियरेंस दे दी है। वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह साहब। ख़बर बता रही है वफाकी वज़ीर बराए अबी वसाइल खुर्शीद शाह आमदन से ज़ायद असासा जात केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए और हाज़िरी लगाने के बाद अदालत ने उन्हें वापस जाने की इजाज़त दे दी। खुर्शीद शाह को 10 लाख रुपए के मशलकों के एवज़ 1 माह के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है। इस मकसद के लिए उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है। अदालत ने इससे पहले MS सिविल अस्पताल की सरबराही में 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था और उस मेडिकल रिपोर्ट की रिपोर्ट कहती है कि खुर्शीद शाह को बैकबोन डिस्क समेत दीगर अमराज का सामना है, जिसकी तशखीस और इलाज के लिए खुर्शीद शाह का बैरून मुल्क जाना लाजिम है। खुर्शीद शाह को क्लियरेंस मिलते ही एक जश्न का सा समा है। मुल्क भर के दीवाने, मुल्क भर के भूखे नंगे, मुल्क भर के गरीबों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। वो ये कह रहे हैं कि चलो हम ना सही, हमारा अमीर मसीहा तो अय्याशी, मेरा मतलब है इलाज के लिए अब जा रहा है, और यकीनन वो भी नवाज शरीफ की तरह एक पाँव पे उछलता हुआ, लुड्डी करता हुआ, डिस्को डांस करता हुआ, पिज़्ज़ा खाता हुआ, सावन के गीत गाता हुआ वापस आएगा। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि यहाँ सियासतदानों को, वो तमाम इनकलाबी सियासतदान जो चाहे इस्लाम के नाम पे झांसा दें, इनकलाब के नाम पे झांसा दें, आज़ादी के नाम पे झांसा दें, वो पाकिस्तान को कुछ भी बनाने का झांसा दें, यकीन कर लीजिए कि ये सब लफंटर्स हैं। जब मैं सब कह रहा हूं तो मैं सब कह रहा हूं, सिर्फ 1% से 2% लोगों को एक्सेप्शन है यहाँ पे। ये वो धोखेबाज मुनाफिक लोग हैं कि जिनकी जो आइडियलिज्म है वो इनको इनके नज़रियात का बोझ उठाने की इजाज़त नहीं देता। इनका ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है जैसे इनको जेल की सलाखें नज़र आती हैं। और बाज़ तो इतने तवंगर हैं कि उनको जेल नज़र आते ही सामने उनको कार्डियो नज़र आता है और वो वहाँ जा कर के लेट जाते हैं। खुर्शीद शाह साहब से मैंने एक ज़माने में जब इंटरव्यू किया था, मैंने जब इनसे सिंध में सेहत की अबतर सूरत हाल पर बात की तो इन्होंने सक्खर में मौजूद थे हम, तो इन्होंने मुझे कहा कि देखें सक्खर में कार्डियो बनाए। मैंने उस इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था, चूँकि रिकॉर्डेड था तो इसलिए वो वैसे ही मनवन तो ऑन एयर नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मैंने उनसे पूछा था कि सर ये तो आपके लिए बनाया, जब आप गिरफ्तार होंगे तो फिर आप जाकर के वहाँ लेट जाएंगे, जैसे कराची में डॉक्टर आसिम का वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है। पीपल्स पार्टी वालों को सिर्फ शिफा ज़ियाउद्दीन में मिलती है, या तो उनको वहाँ जिना अस्पताल में, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक तो अलग अलग फ्लोर्स भी बुक कराए हुए। शर्जील नामा मेमन को देखिए आप, उनकी जब शराब, मेरा मतलब है शहद पकड़ी गई थी तो भी वो वहीं महवे इस्तराहत थे जिना अस्पताल में। वो ये अलग बात के साकिब निसार इतने फासले पे थे उस वक्त उनकी शराब यानी शहद से कि वो पकड़ नहीं पाए कि मामला क्या है। खुर्शीद शाह साहब की बैकबोन में ये जो मसला है, आप यकीन कर लीजिए कि अगर इस एक मसले के हल के लिए खुर्शीद शाह का जहाज़ उड़ान नहीं भर सका तो ये मुल्क एक बहुत बड़े नज़रियाती, एक बहुत बड़े जगादरी, एक बहुत बड़े चौधरी से महरूम हो जाएगा। और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मईशत तो गई भाड़ में, पाकिस्तानी अवाम कम अज़ कम इस एक सदमे जानका के मुतामिल नहीं हो सकते। आपको ये बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह में अवाम को पीने का साफ़ पानी मिले ना मिले, आपको जिना अस्पताल में सेहत आम्मा की सहूलियात मिले ना मिले, आपको इंसाफ मिले ना मिले, अदालत अपनी आज़ादी का रोना रोती रहे, सियासतदान अपने नज़रियाती होने का ढिंडोरा पीटते रहें, लेकिन आप जहन में रखिएगा आपकी मेरी हैसियत यहाँ महज एक रेवड़ की और कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर इम्पॉर्टेंट है तो यही झांसे वाले सियासतदान, यही दरोगो मुनाफिक सियासतदान कि जिनको शिफा मिलती है तो बैरून मुल्क
चाहे इनके हल्के में वोटर को पीने का साफ पानी मिले, न ही इलाज की और सेहत आम्मा की सहूलियात। और ये सहूलियात की आप बात कर रहे थे, अब वो चूँकि मिलनी नहीं, तो हमारी इनसाइड स्टोरी भी आज इसी से जुड़ी हुई है कि लोग छोड़कर जा रहे हैं इस वतन को। नौजवान तबका जो हुनरमंद है, पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, वो इतना दिल बर्दाश्ता और मायूस है कि वो किसी और मुल्क में चले जाना चाहता है कि जहाँ पर उसको रोज़गार मिल सके, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है, क्योंकि मुल्क में हालात इस वक्त अब ये हैं कि 8 महीने गुजर गए, कोई समत नज़र नहीं आ रही, कोई डायरेक्शन नहीं है इस हुकूमत की। वज़ीर-ए-आज़म जब कह दें, समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ से आएंगे, और वफाकी वज़राए कहेंगे कि जनाब रेलवे में, PIA में तनख्वाहें देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बाकी क्या बात बचती है। और अभी खबर आई कि 1 अरब 75 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है बिलावल साहब के बैनुल-अक़वामी दौरों पर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी रकम खर्च हो चुकी है बैनुल-अक़वामी दौरों पर, लेकिन जो हमारे सिफारतकार हैं, हमारा सिफारत खाने बाहर मुल्क में मौजूद हैं, उनके वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह के लिए रकम नहीं, ये तक बात हो गई है। तो अब हाल ये है कि जी रोज़वेल्ट होटल है तो उसको बेच दो, कोई इमारत है तो उसको बेच दो। सिद्दीक जान, अब यही हल रह गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कपड़े बेचने का कहा था गंदम के लिए, वो भी मामला नहीं हुआ, ना उनके कपड़े बिके, ना गंदम की कीमत कम हुई, बल्कि रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। अब ये हाल है कि अब हम अपनी ये इमारतें जो हमारे असासे हैं, अब वो बेचना शुरू हो गए हैं। देखिए, ये तो कोई ख़बर ही नहीं है कि इमारतें जो हैं ये बेच रहे हैं। जहाँ जिस मुल्क की इज़्ज़त बेच दी जाए, जिस मुल्क की गैरत बेच दी जाए, जिस मुल्क की आज़ादी बेच दी जाए, जिस मुल्क की खुद मुख्तारी बेच दी जाए, इज़्ज़त वक़ार सब कुछ बेच दिया जाए, तो यहाँ ये इमारतें तो मैटर नहीं करती। क्योंकि आपने देखा कि ये वो हुक्मरान जमात है जिन्होंने कहा कि हम जो है वो ग़ुलाम हैं, अमेरिका हमारा आका है, जिन्होंने कहा कि हम वेंटिलेटर पर हैं और वेंटिलेटर का स्विच अमेरिका के हाथ में है, उन्होंने स्विच बंद कर दिया तो बहैसियत कौम हम मर जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी। जो फजलुर रहमान साहब कहा करते थे कि हम भी अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हम एहतराम, इज़्ज़त और तमीज़ के दायरे में रहते हुए अमेरिका को मुखातिब होते थे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे। इमरान खान तो बड़ा बदतमीज़ आदमी है, बड़ी बदतमीज़ी करता है अमेरिका के साथ। तो जिन्होंने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार सब कुछ गैरत मुल्क की बेच दी है, उनके नज़दीक ये इमारतें तो मैटर नहीं करती, क्योंकि इस वक्त मकसद जो था वो मकसद बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो आपने प्रोग्राम के दौरान ही खबर दी राना सनौला साहब की, जो नूरुल अरफीन साहब कह रहे थे कि उनका भी केस बंद हो गया है, कोई मेरे ख्याल कुछ 4 या 6 लोग टोटल रह गए जिनके केसेस बंद होने हैं, बाकी तो सबके बंद हो गए। ये 4-6 लोगों के केसेस बंद होने हैं। और फिर सबसे बड़ा इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा, उसको मुल्क वापस लाना है। कोई किसी तरह से इदारों को बेवकूफ़ करके, करप्ट करके, मैनेज करके, डरा के, जो जजेज़ हैं उनको कोई वीडियोज़ दिखा के उनकी, और वो उसको वापस लाना है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। जितने करप्शन केसेस थे, जितने लूट मार थी, वो सारी की सारी तकरीबन 95% केसेस जो हैं वो बंद हो गए हैं। और आइंदा के लिए भी इंतज़ाम कर लिया है कि दोबारा इक़्तिदार में अगर ये आते हैं तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर ये इक़्तिदार में नहीं भी आते, कोई और भी हुकूमत आती है, तो ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम किया है इस दौरान कि वो भी आके और इनका एहतसाब जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए ये जो आप बता रहे हैं जारी रखेंगे नहीं है। ब्रेक के बाद हम वायरल स्टोरी पर भी आएंगे कि भारत और चीन के फौजियों के दौरान फिर झड़प हुई है और बड़ी तादाद में भारतीय फौजी फिर जख्मी हुए हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। ब्रेक से पहले सिद्दीक जान, आप बात कर रहे थे कि क्या इस हुकूमत को शर्म दिलाई जाए कि जब सब कुछ ही भेज दिया, जब गैरत हमीयत ही ना रही, तो फिर अब ये असासे तो छोटी चीज़ है। लेकिन बात यह कि इन्हीं के हवाले से बड़े इल्ज़ामात लगते थे, और मुझे तो याद आ रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब पर इल्ज़ाम लगा और फिर उन्होंने हर जाने का दावा किया तो माफ़ी भी मांगनी पड़ी कि जी वो रोज़वेल्ट किसी को बेचा जा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हुकूमत ये सब चीज़ें सामने तो लाए कि अच्छा ये हम जनाब, ये हमारा प्लान था, हम इस तरह से आए, हम ये चीज़ें रकम देकर ये काम करेंगे। अब अगर 1 अरब 75 करोड़ बिलावल साहब ने खर्च कर देना है, तो उसके बाद ये कहानी तो ना सुनाई जाए कि पैसे कहाँ से आएंगे या रकम नहीं है। 1 अरब 75 करोड़ 8 महीने में सिर्फ वज़ीर ख़ारजा खर्च कर दे, ये कहाँ होता है? जिस मुल्क में जो मुल्क इस वक्त डूबा हुआ है कर्ज में, जहाँ आपके लिए अद्वियात के लिए रकम नहीं है, दालों के लिए, सब्जियों के लिए रकम नहीं है, वहाँ आप ये काम करें। ऐसे ही है। और मुझे बताएं ना, ये जो 1 अरब 75 करोड़ जो आप बता रहे हैं खर्च हुआ है, इसका आउटपुट क्या है? पाकिस्तान को मिला क्या है? क्या कोई बड़ी जो है वो बाहर से सरमायाकारी आ गई हो, को पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनली कोई पाकिस्तान को कोई ऐसा रिकगनाइज़ किया गया हो, कोई पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं उस हवाले से, और कोई एक चीज़ तो बताएं ना कि मिला क्या हमें। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि
ये जो मुसलसल हर मामले के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए रुसवाई ही रुसवाई आ रही है। शहबाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं, जिस तरह के वहाँ बयान देते हैं, और शहबाज शरीफ साहब बयान देकर कहते हैं कि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा वो मेरा आका है। और फिर आप ये देखें कि आप पिछले सेगमेंट में जो आप स्टोरी बता रहे थे कि 7.5 लाख जो है वो नौजवान यहाँ से चले गए हैं, ब्रेन ड्रेन हुआ है। लेकिन मुझे बताएं कि जो 7.5 लाख नौजवान गए हैं या हमारे यहाँ से लेबर गई है पाकिस्तान से बाहर, तो रेमिटेंसेस तो हमारी गिर रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक साल में 7.5 लाख लोग अगर पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो रेमिटेंसेस तो बढ़नी चाहिए थी। तो फिर रेमिटेंसेस क्यों नहीं बढ़ रही? क्या हवाले और हुंडी के ज़रिए पैसा पाकिस्तान आ रहा है, या वो जो बाहर वो पैसा कमा रहे हैं वो बाहर ही होल्ड कर रहे हैं, बाहर ही रख रहे हैं, क्योंकि उनको एतमाद नहीं है पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल चल रही है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो हर तरफ मायूसी नज़र आती है। और अगर आप माइक लेकर चले जाएँ, बल्कि माइक पे तो ज़ाहिर है बहुत से लोग शायद बात ना करें, आप वैसे ही गलियों और बाज़ारों में चले जाएं और लोगों से बात करके देखें, खासतौर पर यूथ जो आपकी है उनसे बात करके देखें, हर दूसरा नौजवान आपको कहेगा कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। आप जाकर देखें और ये कितने फ्रॉड हो रहे हैं, कितना ज़्यादा ये बढ़ गया है जो ह्यूमन स्मगलिंग और ये सारे काम, क्योंकि हर दूसरा नौजवान जो है वो पाकिस्तान के हालात से मायूस है और वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। और फिर मसला ये नहीं कि मौजूदा हालात से मायूस हैं, फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा, मुस्तकबिल भी नज़र नहीं आ रहा, ये भी नज़र नहीं आ रहा कि यार चलो 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। ये लम्हा फिक्री है हमारे तमाम इदारों के लिए कि आपने मुल्क को उस नहज पर ले आए हैं कि यहाँ का हर दूसरा नौजवान जो है उसको अंधेरा नजर आता है, आगे उसको रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। रोशनी तो दूर की बात है, रोशनी की किरण भी नजर नहीं आ रही। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। नूर आरफीन, आप क्या कहते हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने जो 1 अरब 75 करोड़ खर्च कर दिए, नौजवान हमारे 7,65,000 सिर्फ 2022 में मुल्क छोड़कर चले गए। ये हुनरमंद हैं और उसके बावजूद सिद्दीक जान ने जो बात कही वो सही है कि रेमिटेंसेस में फिर भी इजाफा नहीं हो रहा। ये क्यों इस तरह से हो रहा है? ये कि गवर्नमेंट कर क्या रही है? सिर्फ ये दौरे हो रहे हैं बिलावल के, मुल्क को क्या मिल रहा है? अच्छा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, कुछ बातों की वजाहत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन आज से नहीं हो रहा। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर कोई नहीं है। पाकिस्तान में खुशामद करके, चमचागिरी करके, किसी की पॉलिश वॉलिश करके आगे बढ़ने का हुनर आज से नहीं है, ये बहुत शुरू से। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से इस एक मामले में देखता चला रहा हूँ। पाकिस्तान इस तरह के लोगों से मालामाल है। दूसरी बात, मेरे भाई, पाकिस्तान में आप टैक्सेस लेते हैं, हुकूमत देती क्या है? पीने का साफ़ पानी देने की औकात नहीं है। आप बिलावल के 1 अरब 75 करोड़ रुपए को आपने इतनी दफ़ा जमा के बोला कि मुझे तो हंसी आ रही थी। 2.25 करोड़, 2.25 अरब, ठीक है मेरे भाई। एक फ़्लाइट पे केस चल नहीं पा रहा, और आपको भी पता है क्यों नहीं चल पा रहा। 1 अरब रुपए की हेलीकॉप्टर की सवारी की थी उन्होंने, 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर की, ठीक है। डिटेल में मत जाइएगा काइंडली, आपसे इल्तिमास है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसे न जाने कितने लफंटर्स जिनको न बात करने की तमीज़ थी, न जिनकी औकात हैसियत कुछ थी, न जिनका IQ लेवल कुछ था, वो बाकायदा मिनिस्टर बनते हैं यहाँ पे। पिछले दौर में भी थे, उससे पिछले दौर में भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में स्कोप इन्हीं लोगों का है। अंगूठा कौन लगाएगा? टैलेंट, मतलब टैलेंट तो सवाल करता है ना। टैलेंट अपनी जगह बनाने के लिए फिर आपको थोड़ा सा शायद पुश भी करेगा, धक्का भी देगा। वो आप धक्का कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपको तो आदत है सलाम साहब सुनने की, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? मुझे याद है आरिफ अलवी साहब हम पे नाजिल हुए थे सदर बन करके, और वो लाल गुलाबी बातों के बीच में जब उनकी सवारी कराची एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी तो यहाँ सैकड़ों हज़ारों लोगों को इन्होंने जलील किया हुआ था। ये जो भी हुक्मरान आता है वो ऐसी पॉलिसीज रखता है कि नौजवान हमारा मायूस होता है। चूँकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, हमारी वायरल स्टोरी रह जाएगी। फिर एक दफ़ा झड़प हो गई है। मैं आप दोनों से सिर्फ 30 सेकंड चाहूँगा कि बात करें। ये चीन और भारत का मामला, ये लगता है कि ये कुछ संभल नहीं रहा। शायद भारत अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पर जंगी मशक़ें थी, अमेरिका चाहता है भारत को आगे करे, अब फिर उसके फौजियों को मार पड़ी। सिद्दीक जान, ये इस तरह से सिलसिला रखता है, रुकेगा नहीं। 2020 में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे इसी इलाके में। ना ये पहली बार इनको मार पड़ी है, ना आखिरी बार पड़ी है। इनको फिर मार पड़ेगी, लेकिन ये अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों पर, अक़लियतों पर, निहत्ते लोगों पर, कश्मीरियों पर तो जुल्म जबर तशद्दुद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इनको लड़ना चाहिए वहाँ इनकी औकात नहीं है। वहाँ ये मार ये इन्होंने खाई और ये दोबारा भी खाएंगे। आरफीन, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ इसे एक बात से, बिल्कुल जो कहा है बिल्कुल मैं इससे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। इनको पहली और आखिरी बार मारनी पड़ी है, ये एक बार फिर जलील होंगे। ठीक।
जनाब, ये इस वक्त सूरत हाल है भारत और चीन के दरमियान। आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया चीख रहा है कि जी हमारे लोगों को क्यों, लेकिन जब कोशिश करेंगे आप अमेरिका की शय पर चीन को तंग करने की तो फिर आगे से यही जवाब मिलेगा। अब मसला ये है कि 3,500 किलोमीटर का ये इलाका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाता है और मुतनाज़ा इलाका है, तो दोनों तरफ से यहाँ पर क्लेम किया जाता है। लेकिन जब ज़रा भारत की शरारत की कोशिश करता है तो बुरी तरह फिर यहाँ भी मार खाता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के इलाके में भारत को मार पड़ती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।